स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मार देने की धमकी मिली है। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने यह बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पारस अस्पताल में हुए चर्चित कांड में दिलचस्पी लेने पर उन्हें अपराधियों द्वारा धमकी भरा फोन आया है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही वे पारस अस्पताल का दौरा करके लौटे उन्हें एक कॉल आया जिसमें उन्हें इस मामले से दूर रहने और फिर हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी गई। ये बयान उन्होंने वैशाली जिले के गोरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीरापुर गांव में दिया, जहां वे एक कॉलेज छात्रा के अपहरण और फिर हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे साफ कहा गया है कि पारस अस्पताल कांड से खुद को अलग रखें वरना अंजाम भुगतना होगा। जब पप्पू यादव ने शेरू गैंग को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून के कारण चुप हैं, नहीं तो फिर उनका साम्राज्य मिटाते देर नहीं लगेगी। उन्होंने राज्य में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर के एक बार फिर से नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार में सबसे बड़ा अपराधी नेता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जाति के आधार पर अपराधियों का मूल्यांकन करते हैं और फिर ये तय करते हैं कि किसे मरवाना है और फिर किसे मरवाना है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोतिहारी दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपको काफी इज्जत करते हैं। यानी कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि हम आपकी काफी इज्जत करते हैं। जब बात मान करके हमने बिजली फ्री देने को लेकर के बात कर लिया है, आज ही शाम में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देंगे। वहीं पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की सरकार में कुछ काम नहीं होता था, काफी बुरा हाल था। जब हम दोनों मिलकर के सरकार बनाए तब से हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, जब हम बराबर सबको बताते रहते थे। वे लोग यानी कि लालू राबड़ी पहले क्या पैसा लगाते थे, 24,000 करोड़ का बजट था, जहाँ हम लोग बराते 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बजट खर्च कर रहे हैं। यह केंद्र सरकार की तरफ से कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है, जब बिहार के लिए हमारे प्रधानमंत्री खास काम कर रहे हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दी है, यह 10 लाख रोजगार से काफ़ी अधिक बढ़ गया है। 29 लाख रोजगार दे दिया गया है। अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और फिर रोजगार देना तय किया गया है। अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कहा कि अब मुफ्त में बिजली देंगे। जब पहले बिजली कहाँ थी, जब पटना में भी 8 घंटे बिजली मिलती थी, अब सब जगह हम लोगों ने बिजली करवा दिया है। हम लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब मुफ्त में बिजली दिया जाएगा, सब परिवार को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराएंगे। हम लोग आपस में बात कर लिए हैं, आज ही हम लोग कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास करेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। अब सवाल है कि आखिर ये योजना कब से लागू होगी। बहुत लोगों के मन में तो सवाल है ना कि चलो भाई घोषणा तो कर दिया, लेकिन लागू कब से होगी ये नहीं पता। तो आपको बता दूं कि बिहार में अगस्त से ये योजना लागू होने जा रही है, जहां अगस्त माह से यानी कि अगले माह से जुलाई तक के फिलहाल की दर से बिजली बिल आएगा, लेकिन अगस्त महीने की खपत पर लोगों को 125 यूनिट तक की छूट मिलेगी। वहीं पर 125 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों को सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट का बिल दे चुकाना होगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से मध्यम वर्गीय और फिर निम्न वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंपारण में थे। मोतिहारी पहुंचने पर रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचे। जब पीएम मोदी के रोड शो में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा शामिल रहे। वहीं पर मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कई बातें की। बगल में बैठे नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से कई मुद्दों पर बात की है। पीएम मोदी हंस करके उनसे बात कर रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री ने कल 7,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह पीएम मोदी के बिहार आगमन से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विकसित भारत के लिए विकसित बिहार की परिकल्पना के तहत बिहार के मोतिहारी जिले में आज 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और फिर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ भी किया गया। वहीं पर बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने स्वागत किया।
दोस्तों, बिहार की 6 नदियां लाल निशान से ऊपर पहुंच गई है। जब बिहार की नदियों में उफान है, गंगा समेत बिहार में बहने वाली 6 नदियां लाल निशान के करीब पहुंच चुकी है। जब कोसी समेत बिहार की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आधा दर्जन नदियां वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। इन सभी में बढ़ोतरी जारी है। जब वहीं पर कई इलाकों में अब बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। जहाँ वहीं पर गोपालगंज में गंडक, सीतामढ़ी में बागमती, सुपौल में बसुआ और खगड़िया की बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पर पटना के गांधी घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया कल। वहीं पर नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाके में पानी तेजी से बह रहा है। वहीं पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और अधिकारियों की शिफ्ट में दिन रात निगरानी की ड्यूटी लगी हुई है। वहीं पर पटना के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में सरकार पर पोस्टर वार किया गया है। जहाँ एक बार फिर से नीतीश सरकार से सवाल पूछा गया है कि बिहार में काबा। पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है कि बिहार में काबा, अपराधियों का राज बा, फिल्मी अंदाज में अस्पताल में गोलियों की बौछार बा लिखा गया है। दरअसल इस पोस्ट में गुरुवार को पारस अस्पताल में अपराधियों के जरिए की गई घटना की तस्वीर लगाई गई है। जब दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के जरिए मटन भोज दिए जाने की तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है कि सावन में सत्ता पक्ष का मटन भोज का बिहार बा। ये पोस्टर आरजेडी नेता सनत कुशवाहा की ओर से लगाया गया है, जो कुरुनी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के इस चुनावी साल में एनडीए के जरिए जंगल राज पर किए जा रहे हमले का जवाब आरजेडी ने पोस्टर से दिया है। पिछले साल सावन में मछली और मटन पर हुई सियासत के जरिए भी ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ललन सिंह खुद मटन परोसते हुए नजर आ रहे हैं। जब वहीं पर बीते दिनों ही लखीसराय में जेडीयू के एक कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ललन सिंह ने लोगों से भोज में मटन के इंतजाम की बात कही थी। जब इतना ही नहीं, वे अपने कार्यकर्ताओं को मटन खिलाते हुए भी नजर आए। जब इसके बाद से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फिर जेडीयू को फजीहत झेलनी पड़ी। जब विपक्ष ने इस पर जमकर के हमला बोला और इसकी कड़ी निंदा की। अब पोस्टर के जरिए भी जेडीयू पर निशाना साधा गया है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार में लगातार बढ़ रहे क्राइम और पारस अस्पताल कांड को लेकर के बीजेपी और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बिहार का सौदा करना बंद कर दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूं। ये लोग बिहार के लिए गिद्ध हो गए हैं, बिहार को बख्श दीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बीजेपी का शेडो बनकर के सरकार चला रही है, मैं पूरे माफियाओं से अकेले लड़ रहा हूं। जब पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में आज की सरकार में लालू यादव से भी कई गुना ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, जहाँ अस्पतालों में दिन दहाड़े गोली चला करके मरीजों को मार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के नेता और फिर पदाधिकारी दोनों बिहार के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। बीजेपी की पार्टी माफियाओं से भरी है। जब वहीं पर पप्पू यादव ने कहा कि फिल्मी स्टाइल में 5 लोग पारस अस्पताल में खुलेआम एक मरीज को मार करके चले जाते हैं, लेकिन सरकार शांत रहती है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। जब राहुल गांधी जी ने बिहार को क्राइम कैपिटल कहा है, जहाँ सांसद ने कहा है कि लालू जी का मामला 20 साल पहले था, आज के समय क्या हो रहा है, किस तरह क्राइम बढ़ रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि पहले का क्राइम अलग था और आज का क्राइम अलग है। ये एक संगठित क्राइम है। इस क्राइम में नेता और पदाधिकारी दोनों इन्वॉल्वमेंट हैं। उन्होंने कहा है कि नेता का किचन और फिर बेडरूम माफिया चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज लालू के समय से कई गुना ज्यादा क्राइम है। पर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में नीतीश की नहीं बल्कि बीजेपी और इंस्पेक्टर राज की सरकार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने कभी सरकार चलाई नहीं है, जब वे तो सिर्फ शेडो लोग चला रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश सरकार द्वारा 125 यूनिट फ्री बिजली देने पर जमकर के निशाना साधा है। दरअसल बात यह है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को एक बड़ी राहत दे दी है। जैसे राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये निर्णय आगामी 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा, यानी कि जुलाई माह की बिजली बिल से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पर इस ऐलान पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये एक तरीके का चुनावी लॉलीपॉप है, इसके अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। साथ ही साथ कहा कि अब बिहार में बिजली में ऊपर के यूनिट में मिलने वाले अनुदान नहीं दिया जाएगा, जिससे बिहार वासियों को जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे थे
उनको और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पॉकेट को और ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। साथ ही साथ मौसम विशेष में अपराध बढ़ने के संबंध में पुलिस के बयान पर प्रशांत किशोर ने आपत्ति जताई है और कहा है कि चूंकि बिहार में कोई नेता अधिकारी नहीं मारे जाते, क्योंकि उनकी सुरक्षा में दर्जनों पुलिसकर्मी होते हैं, हत्या सामान्य नागरिकों की हो रही है क्योंकि पुलिस और फिर प्रशासन के लोग निकम्मे हैं, तो इस तरीके के बयान तो देंगे ही। जब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह कारण है शुक्रवार को एक पूर्व IPS अधिकारी अफसर और फिर एक भोजपुरी गायक ने जनसुराज की सदस्यता ले ली है। दरअसल बिहार में आने वाले महीने में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजने वाला है। इससे पहले सभी पार्टियां बिहार में जनता को लुभाने में जुट गई है। जब चुनाव से पहले कई नेता भी अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनमें ऐसे नेता, अभिनेता, प्रशासनिक अधिकारी भी है जो इस बार चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ बिहार की 2 बड़ी शख्सियतों का नाम जुड़ गया है। इनमें से पहले है भारतीय पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले जयप्रकाश सिंह और दूसरे है भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे, जो दोनों ही अब प्रशांत किशोर के साथ मैदान में उतर आए हैं। जो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही जनसुराज से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को मोतिहारी में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और RJD की सरकारों ने हमेशा बिहार को लूटने का काम किया था। ये लोग बिहार से बदला ले रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि पटना को पुणे की तरह और फिर गया को गुरुग्राम जैसा बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये धरती चंपारण की धरती है। इस धरती ने इतिहास बनाया है। आज़ादी के आंदोलन के इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दिखाई है। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएंगे। आज यहाँ से 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार की धरती आंदोलन की धरती है। अब यही धरती बिहार को विकास की नई दिशा देगी। राज्य के चौमुखी विकास के लिए NDA सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस RJD की सरकार ने हमेशा लोगों को लूटने का काम किया था। 2014 के बाद आपने केंद्र में मुझे सेवा का मौका दिया। हमने बदला लेने वाले इस राजनीति को समाप्त कर दिया है। आज की पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि 2 दशक पहले बिहार के हक का पैसा कैसे लूटा गया। वहीं पर PM मोदी ने मुंबई और फिर गुरुग्राम जैसे शहरों का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह संथाल परगना का भी विकास हो। वहीं पर जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और फिर जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूमि के लोग भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा और भागीदारी बढ़ रही है। जब पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं, जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौर में आगे जा रहे हैं, वैसे भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस अब हाईटेक हथियारों से लैस होने जा रही है। यह सरकार के निर्देश पर अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए पुलिस बल को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत AK-47 सहित कई उन्नत हथियारों को पुलिस के शस्त्रागार में शामिल किया जा रहा है। इन हथियारों के जरिए पुलिस अब नक्सल प्रभावित इलाकों, गंभीर आपराधिक मामलों और मुठभेड़ों में और अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकेगी। यह बिहार पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में विशेष रूप से एंटी क्राइम ऑपरेशनों के लिए ये हथियार मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को इन हथियारों के संचालन और फिर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं पर बिहार के कई जिलों में आपराधिक घटनाएं और फिर गैंगवार जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही थी। अब उम्मीद की जा रही है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस बल ऐसे अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेरने में कामयाब होगा। जहां सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीक और फिर रणनीति का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बिहार पुलिस की ये पहल अपराध नियंत्रण में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
दोस्तों, बिहार में वज्रपात से 35 से अधिक लोगों की जान चली गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में वज्रपात से 35 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जब पिछले 3 दिनों का यह आंकड़ा है। बिहार में मानसून फिर एक बार सक्रिय हुआ तो फिर मौसम बिगड़ा। इस दौरान बारिश जमकर की हुई और फिर आकाशीय बिजली भी अनेकों जगहों पर गिरी। यह ठनके की चपेट में मासूम से लेकर के बुजुर्ग तक आए। मौसम बिगड़ने पर खुले में मौजूद लोगों पर यह बिजली मौत बनकर के गिरी और 3 दिनों में कम से कम 35 लोगों की जान चली गई। जब कहीं क्रिकेट खेल रहे बच्चे तो कहीं बाइक पर जा रहे युवक और कहीं खेत में काम कर रहे किसान की जान गई है। वहीं पर गुरुवार को प्रदेश के यानी कि बिहार के विभिन्न जिलों में ठनके की चपेट में आने से 12 से अधिक लोगों की जान गई है। जहाँ शेखपुरा में सबसे अधिक 4 लोगों की जान गई है। भागलपुर में 3 और नालंदा, आरा, हाजीपुर और फिर गया में भी एक व्यक्ति की जान गई है। जहाँ वहीं पर कहीं भैंस चरा रहे युवक तो कहीं पर खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर ठनका गिरा और उनकी जान चली गई। वहाँ पर अधिकतर वे लोग हादसे का शिकार बने हैं जो पशु चराने निकले थे या फिर खेत पर काम कर रहे थे। वहाँ पर भागलपुर में 3 लोगों की जान वज्रपात की वजह से गई है। वहाँ पर अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में 3 लोगों की जान गई है। दोस्तों, बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन के किसान वाले बयान पर तेजस्वी यादव भड़क उठे हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन पर उनके उस बयान पर के लिए तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने हत्याओं में वृद्धि को मानसून से पहले किसानों के खाली समय से जोड़ा था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर एडीजी ने ये पहले बता दिया होता तो लोग अपनी जान बचाने के लिए बिहार छोड़ करके भाग जाते। उन्होंने अप्रैल, मई और फिर जून के दौरान किसानों के खाली समय के हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर पुलिस को इन महीनों में हत्याओं में वृद्धि के बारे में पहले से जानकारी होती है तो फिर उन्हें लोगों को चेतावनी देनी चाहिए थी ताकि वे बिहार छोड़ करके अपनी जान बचा सके। ये कैसा बयान है? जब बारिश होते ही किसान व्यस्त हो जाते हैं और अपराध कम हो जाते हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े हुई घटना को लेकर के बिहार में हाल में बड़े अपराध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सालों से अप्रैल, मई और फिर जून में मानसून आने तक हत्या की घटनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान ज़्यादातर किसानों के पास काम नहीं होता है। बारिश होते ही किसान व्यस्त हो जाते हैं और फिर अपराध कम हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनावी साल होने के कारण अपराध की घटनाओं में मीडिया का ज़्यादा ध्यान है। दोस्तों, नीतीश सरकार बिहार वासियों को एक खुशखबरी दी कि 125 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी, लेकिन आपको पता है सबको फ्री नहीं मिलने वाली है। अब सवाल है कि आखिर किसको फ्री मिलेगी, किसको फ्री नहीं मिलेगी, तो हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार 125 यूनिट बिजली खपत पर 100% अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसका लाभ घरेलू बिजली उपभोक्ता लेने वाले 1,82,00,000 परिवारों को मिलेगा। इनमें 1,67,00,000 परिवार ऐसे हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। उसके लिए तो बिजली बिल शून्य हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह जानकारी अपनी सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से 125 यूनिट बिजली खर्च होने पर 100% अनुदान देने का निर्णय लिया है। वहीं पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि अनुदान देने पर वर्तमान में 15,995 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 3375 करोड़ अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा। यानी कि चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 19,370 करोड़ अनुदान पर खर्च होंगे, जबकि पिछले दिनों लगभग 16,000 करोड़ अनुदान के रूप में दिए जा रहे थे। वहीं पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पीएम सूर्य घर योजना चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र द्वारा 50% का अनुदान दिया जा रहा है। अगले 3 वर्ष में सभी हाउस होल्ड को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार अलग से अनुदान भी देगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने बिहार वासियों को 7217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि बिहार की विकास यात्रा में 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक हुआ है, जब पटना से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। जहाँ वहीं पर पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के अलावा 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाई। जहाँ इनमें मालदा टाउन, गोमती नगर, दरभंगा, गोमती नगर और फिर बापूधाम, मोतिहारी, आनंद विहार ट्रेनें शामिल है। वहाँ पर राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली में जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन होगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राजद और कांग्रेस पिछड़े दलितों की राजनीति करते आए हैं, मगर ये परिवार से दूर किसी को सम्मान तक नहीं देते हैं। हमें
इनसे बिहार को बचा करके रखा है। जहाँ नीतीश और फिर बीजेपी की टीम ने यहाँ बरसों से मेहनत की है, जहाँ चंद्रमोहन राय जैसी हस्तियों ने मार्गदर्शन दिया है। मिलकर के सुनहरे भविष्य वाला बिहार बनाना है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में नारा दिया, बनाएंगे नया बिहार, फिर एनडीए सरकार। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में खौफनाक घटना ने पूरे बिहार को हिला करके रख दिया। 5 हथियारबंद बदमाशों ने अस्पताल में घुस करके इलाजरत गैंगस्टर चंदन मिश्रा की जान ले ली। जब पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए तौसीफ नामक आरोपी को हिरासत में लिया है। अन्य 4 आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों को बंदूक लोड करते हुए और फिर मिश्रा के केबिन में घुसकर ये हमला करते देखा गया। जहाँ चंदन मिश्रा, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड लंबा समय रहा है, मेडिकल आधार पर पैरोल पर था। पुलिस का मानना है कि इस हत्या के पीछे प्रतिद्वंदी गिरोह का हाथ है। यहाँ वहीं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि चंदन मिश्रा पर हत्या के कई मामले दर्ज थे, जहाँ हम बक्सर पुलिस के साथ मिलकर के प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों की पहचान कर रहे हैं। वहीं पर बिहार में हाल के महीनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार समर्थित आईसीयू में घुसकर के मरीज की जान ले। क्या बिहार में कोई सुरक्षित है? जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आश्वासन दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी सजा का वादा किया है। दोस्तों, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का ऐलान कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर अमल के लिए सरकारी विभागों ने कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार सरकार के एक विभाग में अब बम्पर बहाली होने जा रही है। यह ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलेगा। जल्द ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीपीएससी बहाली की अधिसूचना जारी करने वाला है। जब बिहार के पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के 8298 खाली पड़े पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। जब पंचायती राज विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस करा लिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी को अधियाचना भेज दी है। कर्मचारी चयन आयोग से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है। ऐसे में जल्द ही नियुक्ति के लिए परीक्षा का प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के मुताबिक इन खाली पड़े पदों पर नियुक्ति होने से राज्य भर में पंचायत स्तरीय योजनाएं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो सकेंगी। जब पंचायती राज विभाग के अधीन केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन जैसी कई योजनाएं हैं। लिपिक के खाली पदों पर नियुक्ति के बाद इन योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन और फिर समुचित अभिलेख अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित होगा। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध पर पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान पर अब चिराग पासवान भड़क गए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से भी ज्यादा कड़े तेवर में सरकार पर निशाना साधा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार पुलिस का ध्यान अपराधियों को पकड़ने के बजाय कहीं और है, जब पुलिस को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की एडीजी कुंदन कृष्णन ने बढ़ते अपराध को सरकार से किसानों से जोड़ दिया है। जब बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर उन्होंने कहा कि अप्रैल, मई, जून में किसानों के पास काम नहीं होता, उस समय ज़्यादा मर्डर होते हैं। इसके बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार और फिर पुलिस पर निशाना साधा है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिराग पासवान ने लिखा है कि बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय और फिर दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अप्रोक्ष रूप से हत्यारा बताना न सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है, बल्कि उनके त्याग और फिर परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज़्यादा है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं पर चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन लोगों की जान जा रही है, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आए हुए थे। बिहार के मोतिहारी में उन्होंने पीएम मोदी ने कहा कि पैदावार और खेती के मामले में कई जिले पिछड़े हैं। यह धन धान्य योजना के जरिए हम लोग इन पिछड़े जिलों को मदद कर देंगे। हम लोगों का पूरा फोकस पिछड़ों पर है। उन्होंने कहा है कि आज केंद्र सरकार ने जिन विकास योजनाओं की सौगात दी है, इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ होगा जब बिहार का विकास होगा। यह पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और फिर राजद गरीबों, दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन ये लोग अपने
परिवार से बाहर किसी को सम्मान नहीं देते हैं। आज इनका हाल पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इन लोगों से दूर रखना है। ये लोग कभी बिहार का विकास कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें मिलकर के बिहार के विकास को और गति देनी है। जहाँ हमें संकल्प लेना है कि बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसके बाद पीएम मोदी ने भारत माता की जय लगा करके अपने संबोधन खत्म किया। दोस्तों, बिहार सरकार ने आम जनता को राहत देने और फिर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया जाएगा। ये सुविधा 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और फिर मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना के विस्तार के लिए सरकार ने 3797 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी है। कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार सिर्फ मुफ्त बिजली ही नहीं दे रही है, बल्कि अब हर घर में सोलर पावर प्लांट लगाने की भी शुरुआत हो रही है। खास करके कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं पर अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी आंशिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे बिहार में स्वच्छ, सस्ती और दीर्घकालिक ऊर्जा की नींव मजबूत होगी। साथ ही ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार का ये प्रयास हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और फिर गरीब परिवारों की आर्थिक मदद, तीनों को साथ लेकर के चलने वाला है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। दोस्तों, तेज प्रताप यादव नया पार्टी बनाने वाले हैं। जब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से लालू यादव का परिवार चर्चा के केंद्र में है। जब महुआ दौरे से पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का झंडा उतार दिया था। इसके बाद उन्होंने संकेत दे दिया कि वे अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। जी हाँ, पटना से लेकर के दिल्ली तक का अटकलों का दौर जारी है। खबर है कि तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसमें उनके साथ संबंधों की वजह से चर्चा में आई अनुष्का यादव भी बड़ी भूमिका निभाएगी। जी हाँ, तेज प्रताप यादव अगर नई पार्टी बनाते हैं तो फिर इसका असर आरजेडी पर पड़ सकता है। लालू यादव के बड़े बेटे ही उनकी पार्टी और फिर तेजस्वी की महत्वाकांक्षाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद से अपनी नाराजगी खुल करके जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके लिए तलखी नजर आ रही है। तेजस्वी के करीबी लोगों पर भी वे हमला बोलते रहे हैं। अगर वे अपनी पार्टी बनाते हैं तो फिर ये देखना होगा कि कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। जहाँ सवाल संगठन और फिर उम्मीदवारों के चुनाव पर भी है। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहाँ तेज प्रताप यादव का अपना प्रभाव अब तक बिहार की राजनीति में स्पष्ट नहीं है। जहाँ उन्हें स्वाभाविक तौर पर MY समीकरण का लाभ मिला था, लेकिन वे उनके पिता की वजह से ही था। जब पार्टी से निकाले जाने के बाद उनकी भी संभावना है कि उन्हें जनता की थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल सकती है। सहानुभूति में मिले इन वोट्स का असर चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की वोट कटेंगे तो फिर सीधा फायदा एनडीए को ही हो सकता है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने राजेश शाह नामक युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा करते हुए हत्याकांड के वक्त किशनगंज के एसपी रहे IPS MR नायक की पत्नी ने MGM कॉलेज से MBBS किया था। साथ ही इस केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी SK दुबे रिटायर होने के बाद उसी कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बने। जब 2007 में हुई इस घटना में पटना हाईकोर्ट ने अब CID को जल्दी जांच करने का निर्देश दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब राजेश शाह की मां अमला देवी को किशनगंज के कुछ भाजपा से जुड़े हुए लोग फोन करके धमकी दे रहे हैं कि वे मीडिया के सामने ना आए। या प्रशांत किशोर ने राजेश हत्याकांड के बारे में बताया है कि 2007 में राजेश के घर के बगल में जमीन खरीद बिक्री को लेकर के विवाद हुआ। इसके बाद एक दिन राजेश के दोस्त उसे मोटरसाइकिल पर कहीं ले गए। जब बाद में खबर आई कि भीड़ ने राजेश को पीटा और फिर उसे दिलीप जायसवाल के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिलीप ने ही पुलिस को फ़ोन करके बताया कि एक युवक को भीड़ पीट रही है। परिवार को 2 दिन तक राजेश से मिलने नहीं दिया गया। बाद में पुलिस ने राजेश पर ही आरोप लगाया कि वह दिलीप की हत्या के लिए पिस्तौल लेकर के गया था, लेकिन दिलीप के समर्थकों ने उसे पीट दिया। उन्होंने आगे कहा कि आज तक जानकारी नहीं मिली है कि राजेश की मौत पिटाई से हुई है या फिर अस्पताल में ही जहर दिया गया। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए राजेश की मां ने कहा कि दिलीप जायसवाल ने उन्हें
उन्हें बहुत परेशान किया और अब वो न्याय की गुहार लगा रही है। उन्हें अपने बेटे का शव तक देखने नहीं दिया गया। राजेश की बहन ने कहा कि 15 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजेश की बहन ने गुस्से में कहा है कि अगर हम लड़का होते तो फिर दिलीप जायसवाल को उसी वक्त मार देती। वहीं पर प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी है कि ये लोग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो पूरा बिहार आंदोलन करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि और भी बहुत सारे नेताओं का किस्तों में खुलासा किया जाएगा। जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 6 जुलाई से एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, निराधार और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। जहां हमें देश की संवैधानिक संस्थानों पर पूरा भरोसा है। हकीकत तथ्यों पर आधारित होती है, अफवाहों पर नहीं। दोस्तों 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा कर चुके नीतीश सरकार के इस ऐलान से बिहारवासी काफ़ी खुशी है। जी बिहारवासी काफ़ी खुश हैं, लेकिन सवाल ये है कि 125 यूनिट से ज़्यादा अगर बिजली खर्च हो जाए तो क्या फ्री वाला नियम लागू होगा या नहीं। तो इसका साफ साफ संदेश आ गया है, हम आपको भी बताएंगे। तो आपको बता दूं कि बिहार की नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री वाला नियम लागू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि अगर 126 यूनिट या उससे ज़्यादा बिजली खर्च होने पर क्या करना पड़ेगा। क्या सभी यूनिट का बिल देना होगा या सिर्फ 125 यूनिट के बाद वाले बिल देना होगा। इसे लेकर के राज्य सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 125 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री होगी। उसके बाद जितना यूनिट बिजली खर्च होगा सिर्फ उसका ही बिल भरना होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अनुमानित 1,67,00,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। बिहार सरकार ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 125 यूनिट है उन्हें कोई बिजली बिल नहीं देना होगा। या वैसे उपभोक्ता जिनका मासिक खपत 125 यूनिट से ज़्यादा है उन्हें भी 125 यूनिट तक 100% अनुदान पर बिजली मिलेगी। 125 यूनिट से ज़्यादा मासिक खर्च करने पर उपभोक्ताओं को पहले की तरह अनुदान देते हुए बाकी राशि का ही विद्युत शुल्क देना होगा। यह कैबिनेट की बैठक में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक विद्युत अनुदान मद में राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष 19,792 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल बात यह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के कहा कि उनके साथ विचारधारा की लड़ाई है जो रहेगी। उन्होंने कहा है कि जहां तक व्यक्तिगत सवाल है, पार्लियामेंट में मेरे यदि कुछ बड़े करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी एक हैं। आज से नहीं है, वर्षों से है। ओवैसी के साथ कोई लव हेट का रिलेशन नहीं है। जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि ओवैसी जी जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं वह मुसलमानों के लिए अल्ट्रा राइटिस्ट की तरह है। मेरी विचारधारा और फिर ओवैसी की विचारधारा रेल की उस पटरी की तरह है जो एक साथ मिल जाए तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। वे अलग चलते हैं, हम अलग चलते हैं। मेरी विचारधारा देश को आगे बढ़ाना, लेकिन तुष्टिकरण नहीं। वहीं पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मेरी विचारधारा सेक्युलर है जो कहती है कि इस देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन तुष्टिकरण किसी का ना हो। जब मुसलमानों को कांग्रेस की सरकार ने जो कई जगह अलग से अधिकार दिए हैं वह नहीं होना चाहिए। जब रिजर्वेशन मुसलमानों को देते हैं वह नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से विदेश जाने वाले जिस डेलीगेशन टीम में निशिकांत दुबे थे उसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि राजनीतिक रूप से ओवैसी और निशिकांत दुबे एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े हुए सवाल के जवाब में कहा कि जब हम 2017 में यूपी का चुनाव लड़े थे हमारा कोई फेस नहीं था। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है, हम उन्हीं के नाम पर जीत करके आते हैं।